नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। द्वितीय सत्र का प्रारंभ हुआ और उस द्वितीय सत्र में आपने पाठ तीसरा देखा। पाठ का नाम था दो लघु कथाएं। अभी पाठ चौथा हमको देखना है। पाठ का नाम है शब्द संपदा। अभी देखो शब्द, ये शब्द ही बहुत महत्वपूर्ण है और शब्द संपदा। पाठ का नाम बहुत ही सुंदर है। हमारे पास संपदा, संपदा यानी संपत्ति, अनेक प्रकार की संपत्ति हमारे पास रहती है। कई स्थूल रहती है, कई प्रत्यक्ष रहती है, कई अप्रत्यक्ष रहती है। तो ऐसे बहुत सारी संपत्ति हमारे पास रहती है। तो अभी हमें देखना है कि यहाँ लेखक ने शब्द, इसको संपदा क्यों कहा है, माना ये शब्द माना कि हमारी संपत्ति क्यों है। अभी हम देखेंगे शब्द हम किसको कहेंगे। तो हमारे मुख से जो वर्ण निकलते हैं उस वर्णों के चिन्ह जो रहते हैं उन चिन्हों को अक्षर कहते हैं और वो अक्षरों का अर्थपूर्ण जो समूह होता है उसको शब्द कहते हैं। और वो शब्दों की संपदा हमारे पास बहुत है और होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि मानव जीवन जो है वो अपनी अपनी भाषा बोलता है, लेकिन चाहे कौन सी भी भाषा हो, हमारे भारत देश में हम देखते हैं जितने प्रांत है उतनी भाषा है। और ऐसा कहते हैं कि 10 मील पर एक भाषा क्या होती है, बदलती है। अभी हम देखते हैं मराठी में ही, वराडी मराठी है, खानदेशी मराठी है, सामवेदी मराठी है, ऐसे कई भाषाएं हैं। तो उसमें क्या है, भाषा यानी शब्दों का समूह रहता है, लेकिन वो शब्दों का समूह अर्थपूर्ण होना चाहिए। और ये शब्द संपदा यदि हमारे पास है तो हम बहुत बड़ा साहित्य लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो इस पाठ के जो लेखक है वो डॉक्टर सूर्यनारायण रनसुगेसर, ये इस पाठ के लेखक है। उनका संक्षिप्त में मैं परिचय देना चाहती हूँ कि हमें गर्व होना चाहिए कि ये जो डॉक्टर सूर्यनारायण रनसुगेसर जी है वो हमारे लातूर के हैं। लातूर का जो एक प्रसिद्ध महाविद्यालय है, दयानंद महाविद्यालय, उसके वो माजी प्राचार्य है। उनकी जो रचनाएं हैं, माना उन्होंने जो किताब लिखी है वो 65 पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया है। वो एक प्राध्यापक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अनुवादक है। अब अनुवादक माना क्या, दूसरी भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना। जैसे हम देखते हैं महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, अब ये अंग्रेजी या कन्नड़ या उर्दू हमें समझ में नहीं आती, तो कई लोग क्या करते हैं, दोनों भाषा जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, मराठी भी जानते हैं, तो मराठी का क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। क्योंकि अपनी भाषा में जितना हमको वो जो साहित्य है समझ में आता है उतना दूसरी भाषा में नहीं आता। तो उनको कहते हैं अनुवादक, समीक्षक। माना कोई किताब लिखा है किसी लेखक ने, तो वो किताब कैसे है उसकी समीक्षा करना, उसमें लेखक ने कैसे अपना विचार व्यक्त किया है। और ये बहुत कठिन कार्य है, लेकिन ये रनसुगेसर जी एक बहुत अच्छे समीक्षक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो महाराष्ट्र के हैं, माना मराठी भाषिक है, लेकिन हिंदी भाषा में उन्होंने बहुत लेखन का कार्य किया है। माना हिंदी के वो मराठी होते हुए हिंदी के लेखक है। तो इनका संक्षिप्त में परिचय हम देखते हैं। वैसे तो परिचय बहुत लंबा है। उनका जन्म जो है 7 अगस्त 1942 में हुआ है, गुलबर्गा यानी कर्नाटक में उनका जन्म हुआ है। अभी हम सोच सकते हैं कि गुलबर्गा कर्नाटक में उनका जन्म, माना वो कन्नड़ भाषा भी जानते जरूर होंगे। तो ऐसे बहुत महानुभवी ऐसे ये इस पाठ के लेखक हैं और हमें गर्व है कि हमारे लातूर का होने के कारण उनके प्रति हमारा बहुत आदर भाव है। तो मैं उनको ही प्रणाम करते हुए अपने इस पाठ की शुरुआत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी के सामने किताब जरूर होगा और किताब में देखकर आप ये पाठ सुनना भी है और समझकर लेना भी है। अभी लेखक ने क्या किया है, पहले ही स्वयं अध्ययन, ऐसा एक इस पाठ के पहले स्वयं यानी खुद का अध्ययन, हमें खुद पढ़ना चाहिए। क्या क्या है, वाणी कैसे
जैसी वाणी, जैसा पानी वैसी वाणी। और वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव क्या होता है, लोगों के ऊपर होता है ना। जैसे ही पाठ बीच बीच में आता है वैसे वाणी के ऊपर मैं जरूर आपको कहानी सुनाऊंगी। लेकिन अभी हमें ये पाठ सीखना है कि उन्होंने पूछा है कि वाणी कैसी होनी चाहिए बताओ। तो कैसे होनी चाहिए, तो मैं एक आपको उदाहरण के तौर कहती हूँ कि जैसे वाणी मीठी होनी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि हमारे बोल मधुर होने चाहिए। हम कौवा और कोकिला दोनों का, हम कोयल जिसको हिंदी में कोयल कहते हैं, दोनों का उदाहरण देते हैं कि कोयल की मीठी वाणी होने के कारण कोयल का वो जो गीत है या उसका जो आवाज है बार बार सुनने की दिल होती है। और कौवा क्या करता है, काव काव ऐसा कर्कश बोलता है, इसलिए क्या करते हैं, कौवा देखते हैं उसको उठाने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कोयल की बोली मीठी है और ऐसा कहते हैं कि हमारी बोली भी कोयल की जैसी मीठी होनी चाहिए। तो एक मैंने आपको उदाहरण दिया है, बाकी जो यहाँ वर्तुल दिए हैं वहाँ उसमें आपको लिखना है कि हमारी वाणी कैसे होनी चाहिए, हमारे बोल कैसे होने चाहिए। अभी हम पाठ को शुरुआत करते हैं। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है, क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। देखो पहले बच्चों थोड़ी सी पाठ समझ में थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा नहीं, लेकिन बहुत रुचिपूर्ण ये पाठ है, बहुत अच्छा ये पाठ है। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ हमको भाषा और शब्दों का महत्व लेखक ने हमको समझाया है कि आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य। अभी आदिम अवस्था माना हम क्या कहते हैं कि आदिवासी समाज, जैसे कहते हैं कि पहले मनुष्य बोलता नहीं था, शरीर पर कपड़े नहीं पहनता था, जंगल में रहता था और जंगल में रहकर क्या करता था, वो जो जंगल की मूली आती है, कंदमूल आती है, वो खाता था और बोलता नहीं था। हाँ भाव से वो क्या करता था, एक दूसरे के साथ भाषा की या अपने विचारों की देवान घेवान करता था। अभी हम देखते हैं कि आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक, अभी मनुष्य आधुनिक हो गया है। पहले के जमाने में मोबाइल आदि के साधन नहीं थे। अभी हम देखते हैं मनुष्य ने कितनी प्रगति की है। तो इस विकास यात्रा का रहस्य माने ये विकास किसके कारण हुआ है, तो लेखक पूछते हैं हमको कि क्या तुम्हें ये पता है? जैसे ही लेखक ने प्रश्न पूछा कि क्या तुम्हें इस बात का पता है, तो हम आसानी से उत्तर देंगे कि विज्ञान के कारण प्रगति हुई है ना। तो अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में, माना अन्य जो प्राणी हैं जैसे शेर है, बिल्ली है, हिरण है, ऐसे अन्य प्राणी जो है, तो उनकी तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में। हम देखते हैं हमारे घर में दादी है, नानी है, उनको यदि हम पूछेंगे कि आपके जमाने में ये जो अन्य प्राणी है कैसे थे, वो कहते हैं अभी जैसे है वैसे ही है। लेकिन हम पूछेंगे मनुष्य, तो वो कहेंगे मनुष्य बिल्कुल ही बदल गया है। रहन सहन, खान पान, चलन, बोलना, सब रीति से मनुष्य क्या हो गया है, बदल गया है। अभी हम देखते हैं कि अभी की जो आधुनिक दादी है या नानी है, वो ड्रेस वगैरह पहनेगी, लेकिन अभी जो पुरानी दादी है वो साड़ी पहनेगी। ऐसे कई बातों में क्या हुआ है, बदल हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क, यहाँ मस्तिष्क शब्द मैंने दिया है, मस्तिष्क यानी हमारा मेंदु या हमारी बुद्धिमत्ता, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही मस्तिष्क के द्वारा ही हमारा विकास होता है। अभी आप पूछेंगे कि मैडम बाकी प्राणियों को मस्तिष्क नहीं है क्या? है
पास जरूर बुद्धि है। हाँ, बुद्धि है, इसलिए हम देखते हैं कि चींटी हमारे घर में होती है। वो चींटी इतनी सी होती है, लेकिन उस चींटी को बराबर जहाँ मूंगफली है या जहाँ मीठा है उसी डिब्बे के पास वो जाती है। हमको नहीं मालूम पड़ता, लेकिन उनको मालूम पड़ता है, माना उनका मस्तिष्क विकसित है, लेकिन जो रोज का कार्य है उसके लिए वो विकसित है। लेकिन मनुष्य के लिए रोज का कार्य के लिए तो मस्तिष्क है ही, लेकिन उसके आगे और क्या खोज करना और क्या संशोधन करना। और इसलिए से हम देखते हैं कि आज बहुत सारे क्षेत्र में विकास हुआ है, प्रगति हुई है। तो यहाँ हम लेखक ने क्या कहा है कि इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में यह उत्तर अपूर्ण है। माना मस्तिष्क के द्वारा, हमारे बुद्धिमत्ता के द्वारा हमारा विकास हुआ है। तो लेखक कहते हैं ये उत्तर पूरा ही रॉन्ग है, ऐसा नहीं, गलत है ऐसा नहीं, ये उत्तर भी बराबर है, लेकिन पूर्ण रीति से उत्तर बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। देखो, अभी मनुष्य ने ये सारे विज्ञान का खोज किया है। हम देखते हैं कि पहले के जमाने में लोग पैदल जाते थे, फिर घोड़े के ऊपर बैठकर जाते थे, किसी प्राणी के ऊपर बैठकर जाते थे। आगे चलकर बैलगाड़ी की खोज की, घोड़ा गाड़ी की खोज की, और अभी हम देखते हैं मोटर गाड़ियाँ आदि निकली है, एरोप्लेन निकले हैं, हवाई जहाज जिसको कहते हैं। ऐसे कई प्रकार के साधन निकले। अभी ये कई प्रकार के साधन कैसे निकले हैं? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि उन्होंने भाषा की खोज की। अब हम देखते हैं इतिहास हम पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं माना हम किताब पढ़ते हैं, और किताब में क्या होती है? भाषा होती है, शब्दों का भंडार होता है। और उसके कारण हम जान सकते हैं कि शिवाजी महाराज का इतिहास, अकबर का इतिहास, औरंगजेब का इतिहास या संत मीराबाई का इतिहास, ये हम सब जान सकते हैं। यदि भाषा ही विकसित नहीं हो सकती तो ये इतिहास भी हम जान नहीं सकते, या हवाई जहाज का संशोधन कैसे हुआ, खोज कैसे हुई, ये भी हम जान नहीं सकते थे। इसलिए लेखक कहते हैं कि मस्तिष्क ने भाषा की खोज की और भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में। माना भाषा के कारण ही सभी विज्ञान का संशोधन, माना इतने सारे जो साधन हमारे सामने हैं उसका विकास हुआ है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। अभी सभी ज्ञान शाखा, माना जो शैक्षणिक है, राजकीय है, या हम देखते हैं कि ज्ञान में आपको गणितीय सब्जेक्ट विषय है, मराठी है, हिंदी है। अब इसमें क्या है, हर एक की अपनी अपनी भाषा है, और हर एक की अपनी अपनी भाषा जब हमारे समझ में आती है तभी हम उस विषय में क्या करते हैं, अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। अभी देखो, लेखक ने भाषा का अर्थ कहा कि भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। बहुत सुंदर उन्होंने अर्थ किया, भाषा का अर्थ बताया। उन्होंने कहा है कि सार्थक, अभी बच्चों का नाम रहता है सार्थक यानी अर्थ सही। कोई भी शब्द का जब हम उपयोग करते हैं तो उसका अर्थ होना चाहिए। जैसे अभी मैंने शब्द लिया कमल, है ना, कमल यानी कमल का फूल, कलम यानी क्या, पेन। और यदि मैंने लकम ऐसा उसका क्रम आपको दिया या लिखा तो लकम, अभी आप बोलेंगे कि मैडम लकम का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे मुख से जो ध्वनि निकलते हैं या ध्वनि के चिन्ह के जो वर्ण है उसको हम अक्षर कहते हैं। तो अक्षरों का भी अर्थपूर्ण समूह होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा है कि भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। माना अर्थ सहित, बराबर उसका अर्थ होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए, क्रमबद्ध संयोजन होना चाहिए, माना क्रमबद्धता से उसको लिखना चाहिए। यह शब्दों का संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं।
शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। देखो कितना गहन अर्थ लेकर के हमको बताया है कि शब्दों का संसार बड़ा विचित्र है। देखो संसार यानी दुनिया, हर एक की दुनिया अलग है। वैसे तो हम बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति की दुनिया अलग है। अब दुनिया माना संसार, जैसे हम लोग देखते हैं पशु का संसार अलग है, प्राणियों का संसार, पक्षियों का संसार अलग है, कोई फूल होते हैं फूलों का संसार अलग है, कई पानी में रहने वाले जो प्राणी होते हैं उनका संसार अलग है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी जो होते हैं उनका संसार अलग है। वैसे ये शब्दों का संसार भी बड़ा विचित्र है। कैसे विचित्र है? तो शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द में एक ताकत है। देखो ऐसा कहा जाता है कि 2.5 इंच की हमारी जीभ है ना, इतनी छोटी सी जीभ, लेकिन इतना 4-5 फुट का जो लंबा आदमी है उसको क्या करती है, फांसी पर भी चढ़ा सकती है या तख्ता पर भी बिठा सकती है। यदि समझो जज जो होता है, न्यायाधीश जो होता है, उन्होंने न्याय दिया कि इन्होंने गुनाह किया है, ये जो शब्द है छोटा सा शब्द है, उसके कारण उसको फांसी की सजा भी हो सकती है। और उन्होंने भी कहा कि इन्होंने गुनाह नहीं किया है तो उसकी सजा रद्द भी हो सकती है। माना इसके द्वारा हमें समझ में आना चाहिए कि शब्दों में क्या है, ताकत है। जैसे आप देखते हैं कि शिवाजी महाराज पावन खिंड जो है, वो पावन खिंड लड़ते समय शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ की तरफ जाना था, विशालगढ़ की तरफ जाना था, और ये जो बाजीराव देशपांडे थे और उनके साथ कई सैनिक थे, वो सब लड़ रहे थे। अब इनकी संख्या बहुत कम थी और शत्रु सैनिक बहुत ज्यादा थे। मसूद ने उनके पास क्या किया था, हमला किया। अब उनको लगा कैसे युद्ध करना, और सभी सैनिक कैसे थे, जख्मी हुए थे, थके हुए थे, लेकिन वो बीच बीच में क्या करते थे, हर हर महादेव की गर्जना करते थे। और जैसे उनके मुख से हर हर महादेव ऐसा निकलता था, वैसे उनको उनके शरीर में वीरश्री का संचार होता था और बहुत शक्ति से वो क्या करते थे, लड़ते थे। माना इससे हमें मालूम होता है कि शब्दों में ताकत रहती है। जैसे आप बालाजी में जाते हैं तो वहाँ भी गोविंदा 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 कहते हैं। वहाँ दर्शन के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन जैसे गोविंदा 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 बोलते हैं तो क्या होता है, हमारी सारी थकान दूर हो जाती है और तब हम उसका दर्शन लेते हैं, ऐसा हो जाता है। माना शब्दों में एक ताकत है, वो अच्छी भी ताकत है और बुरी भी ताकत है। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। अभी हमें पढ़ते हैं, है ना, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं माना क्या, शब्दों की लेन देन, शब्दों की श्रृंखला से हम आपको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। माना शब्द ही मनुष्य को क्या करते हैं, ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। कोई आपकी सहेली है, बहुत अच्छी तरह से आपसे बोलती है, तो आप दोनों की मित्रता हो जाती है, और उन्होंने कुछ ऐसा भला बुरा बोला तो आप क्या करते हैं, उसकी मित्रता तोड़ देते। माना मित्रता या मनुष्य मनुष्य को जोड़ने का काम या मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने का काम भी क्या करती है, भाषा या शब्द करते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव। देखो अभी विज्ञान के द्वारा हम पूछेंगे तो ये जो अक्षर लिखे हैं वो कैसे है, सब निर्जीव है। अब निर्जीव और सजीव की परिभाषा आपको मालूम है कि जो हलचल में आता है, जो बोलता है, जो खाता है, पीता है, वो क्या है, सजीव। अभी ये शब्दों के तरफ हम देखेंगे तो ये शब्द बोलते नहीं, हिलते नहीं, है ना, तो ये निर्जीव है। माना विज्ञान की दृष्टि से लेकर कहते हैं कि शब्द कैसे हैं, निर्जीव है। मनुष्य ही उसे अर्थ देता है और जीवंत बनाता है। मनुष्य क्या करता है, इन शब्दों को अर्थ देता है। माना
अक्षरों का अर्थपूर्ण समूह हम जब लिखेंगे तो एक शब्द बन जाता है और उस शब्द से क्या होता है, अर्थ बन जाता है। जैसे हम आपको बोलेंगे कि आप प्रार्थना कीजिए, और जैसे ही प्रार्थना कीजिए हमने आपको कहा तो आप क्या करते हैं, झट से हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना बोलते हैं। माना उसमें क्या होता है, जीवंत उसमें जीव आ जाता है, माना जीवंत बना उसमें आ जाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की जो भाषा है, भाषा के कारण ही मनुष्य की पहचान, वो मनुष्य कैसा है। यदि हम देखेंगे कोई व्यक्ति बार बार आपको गालियाँ देता है, ऐसा वैसा बोलता है, तो आप उस मनुष्य के पास नहीं जाते। वैसे मैं आपको कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक जंगल था और उस जंगल में एक अंधा व्यक्ति बैठा था और एक राजा वहाँ से जा रहा था, और जैसे जा रहा था तो एक गाय वहाँ से गई थी, और गाय वहाँ से गई थी तो क्या हो गया, वो राजा ढूंढ रहा था उसको कि कहाँ गई वो गाय। तो जैसे वो साधु बैठा था, साधु के पास आकर पहले उनके जो सैनिक थे उसमें से एक सैनिक ने पूछा, ए अंधे, इधर गाय गई क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने तो देखा नहीं। ऐसा कह के वो आगे चला गया। फिर दूसरा उस राजा का वजीर आ गया और उस वजीर ने पूछा कि साधु महाराज, यहाँ से गाय गई क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। फिर वो चला गया वहाँ से। फिर तीसरी बार वहाँ राजा आ गया और राजा आके साधु महाराज के पास आके उन्होंने विनम्रता से उनको अभिवादन किया, और अभिवादन करके उन्होंने पूछा, सूरदास महाराज जी, यहाँ से कोई प्राणी या गाय गई क्या? तो ऐसा बोलते उन्होंने क्या किया, जड़ से उनको वंदन किया। फिर राजा ने उनको पूछा कि आपने वंदन क्यों किया? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप महाराज हैं, आप एक राज्य के राजा हैं। तो उन्होंने पूछा कि कैसे आपको मालूम हो गया कि मैं राजा हूँ? तो उन्होंने कहा कि आपकी वाणी से, आपकी भाषा से मैंने समझ लिया कि एक आप राजा है, क्योंकि इसके पहले आपका वजीर आके गया, उन्होंने मेरे को साधु महाराज कहा। उसके पहले आपका एक सैनिक आ गया, उन्होंने कहा ये अंधे। माना इसकी वजह से, माना वाणी के द्वारा हमारी पहचान होती है कि वाणी हमारी कैसी होनी चाहिए, उसके कारण हमारा स्वभाव या गुण मालूम होता है। इसलिए कहते हैं कि हमारी वाणी कैसी चाहिए, मीठी चाहिए। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के भी नमूने हैं। देखो मनुष्य स्वभाव के जितने, अभी स्वभाव कितने हैं, है ना? कोई का स्वभाव बहुत अच्छा रहता है, कोई का बहुत बुरा रहता है। हम बोलते हैं वो सादा भोला वाला है ना? कई है जो बोलते हैं बहुत क्रोधी है ना? क्रोध उसमें क्यों, ऐसा क्रोध उसमें है, मिठास उसमें है, वो बहुत विनम्र है, वो बहुत प्रामाणिक है, वो बहुत हंसमुख है। ऐसे विभिन्न हमारे स्वभाव के गुण हैं। अभी ये सारे स्वभाव के गुण कैसे मालूम होते हैं? एक तो हमारे चेहरे से, और दूसरा महत्वपूर्ण घटक है हमारे वाणी से। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जितने ही मनुष्य स्वभाव के नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के भी नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं। आप देखेंगे एक विदूषक क्या करता है, सर्कस में आपने देखा होगा या टीवी पर आपने देखा होगा कि विदूषक खुद हंसता नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत हंसाता है, और हमको आश्चर्य लगता है, हम हंसते हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है कि वो नहीं हंसता है ना? तो इसलिए लोगों को हंसाने का कार्य करता है। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कोई भी कार्य करके लेने की या किसी को बताने की, एक क्या होता है, सही ढंग होता है। वो झाड़ू लगाओ, बच्चों उठो, खाना खाओ, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। ऐसा यदि बोला तो आपको स्कूल जाने की इच्छा नहीं होगी, पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन यदि मीठी आवाज में आपको किसने कहा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उठो, चलो चलो अभी जल्दी हमको स्कूल में जाना है, सब बच्चों के पहले हमें पहुंचना है, देखो अभी क्लास में हमारा फर्स्ट नंबर आना चाहिए, ऐसी मीठी मीठी बातें करेंगे तो वो व्यक्ति क्या करेगा, है ना, वो कार्य अच्छी तरह से करेगा। माना कई लोगों का स्वभाव, कई लोगों के शब्द ऐसे होते हैं
कि उस शब्दों के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को तकलीफ होती है, और कुछ व्यक्ति के शब्द ऐसे होते हैं कि सामने वाले के दिल को आराम भी मिलता है। वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है, मतलब दुखी हो जाता है, उसको दुख होता है। तो हम कहते हैं ना, देखो उन्होंने मेरे को ऐसा कहा, गबस, ऐसा हम मराठी में बोलेंगे तो वो बच्चा क्या करता है, चुप तो नहीं बैठता है लेकिन और ही ज्यादा जोर से रोता है। समझो वो क्या करता है, भय के कारण चुप में बैठता है, लेकिन उसके मन के भाव हमारे चेहरे, उसके चेहरे से हमको मालूम होते। इसलिए वो कहते हैं कि जैसे कुछ मनुष्य औरों को तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से भी क्या होता है, उस व्यक्ति का मन, उस व्यक्ति का दिल दुखी हो जाता है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें बार बार गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। कुछ मत करो जो भाग्य में है वह तो मिलता ही जाएगा, नहीं है तो मिलेगा नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की और 5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं, उन्हें हमें अपने व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। देखो बहुत महत्वपूर्ण ऐसा ये लेखक ने कहा है कि कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर रोना भी आ जाता है। किसी ने कहा, देखो अभी तो तू तो पास तो होने वाली नहीं है, तुम्हें कोरोना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तुम क्यों इस दुनिया में आ गई, ऐसा बहुत बुरा किसी ने बोला तो क्या होता है, हमको रोना आता है। भले हम उनके सामने नहीं रोएंगे, लेकिन इधर उधर जाकर हम क्या करेंगे, रोएंगे, या किसी को बोलेंगे कि देखो उन्होंने मुझे ऐसा कहा। तो कई शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है, और कुछ शब्द बड़े प्रिय होते हैं, जैसे शाबाश, बहुत खूब, बहुत होशियार है, अच्छा है, ऐसे शब्द बोलेंगे तो वो हमें प्रिय होते हैं और उन्हें बार बार सुनने की या बार बार गुनगुनाने की इच्छा होती है। जैसे कोई सिनेमा में एक अच्छा गीत आपको पसंद आए तो आप क्या करते हैं, बार बार उसको गुनगुनाते हैं। क्यों गुनगुनाते हैं? क्योंकि आपको वो शब्द क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, इसलिए गुनगुनाने की इच्छा होती है। तो एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ शब्दों से धोखा मिलता है। समझो आपको किसी ने कहा कि देखो आपको कोरोना हो जाएगा, तो जैसे ही कोरोना हो जाएगा ऐसा आपको बोलेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, डर हो जाएगा। और कई बार आपको लगता है नहीं मेरे को सर्दी हुई, माना अभी कोरोना हो ही जाएगा, तो होता नहीं है, लेकिन ऐसे धोखेबाज कई शब्द हो जाते हैं और कुछ निरर्थक हो जाते हैं, माना उसमें कुछ अर्थ नहीं होता है। तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। सात्विक यानी सज्जन, मैंने अब कहा ना कहानी में, जैसे सज्जन लोग होते हैं उनकी भाषा बहुत मीठी होती है, मधुर होती है, सात्विक होती है, सुसंस्कृत होती है। तो शब्दों के द्वारा भी वो मनुष्य सात्विक है, सुसज्जन है, सुसंस्कृत है या कैसा है, ये आपको क्या होता है, मालूम पड़ता है। और कुछ शब्द निष्क्रिय होते हैं, माना उसमें से कोई क्रिया नहीं होती है। तो ऐसे कुछ मत करो जो भाग्य में है। किसी ने कहा कि कुछ मत करो जो आपके भाग्य में है वो मिलेगा, और भाग्य में है वो मिलेगा, और हमने कुछ मेहनत नहीं की तो हमको फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना मराठी में, देरे हरी खटल्यावर, माना हम ईश्वर को प्रार्थना करेंगे मुझे पास करो, मुझे पास करो, तो ईश्वर पास करेगा क्या? नहीं। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे शब्दों का भंडार, शब्दों में ताकत है, बल है। तो अभी हम क्या करेंगे, पाठ थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए
अगले क्लास में देखेंगे। मुझे आशा है कि ये जो आपने पाठ पढ़ा है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। एक दो बार